इंदौर में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैल रहा है। इसने हम सब की चिंता को बढ़ा रखा है। आम नागरिक हो, डॉक्टर्स हो, प्रशासन या पुलिस का अमला हो या मैदान में रहने वाली नगर निगम की टीम, सबकी चिंता बढ़ी हुई है और आम नागरिक सबसे ज़्यादा चिंतित है। सबकी इस बात में सबसे ज़्यादा रुचि इस समय हो गई है कि आखिर इस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है, क्या सावधानी बरतना जरूरी है, क्या कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो सरकारी इंतजाम हैं वो पर्याप्त हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर इंदौर की जनता बहुत कुछ जानना चाहती है। जनता ये भी जानना चाहती है कि इस दौर में जिस तरीके से कोरोना नए स्ट्रेन के स्वरूप में सामने आया है, तो क्या हमारा जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से अपडेट है। मतलब उसको सामान्य भाषा में तो ये कहें तो क्या जिस स्वरूप में कोरोना अब लौट कर सामने आ रहा है उसमें दवाइयों से जुड़े, चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े हमारे तमाम इंतजाम अप टू द मार्क हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक और राज्य स्तरीय कोविड सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे से। डॉक्टर साहब, डीजीएनए न्यूज़ से चर्चा में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, दिन ब दिन जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसने हमारी चिंता को बढ़ा रखा है, तो क्या लगता है आपको? वैसे डॉक्टर साहब, अगर आपको आपत्ति ना हो तो ये संवाद बहुत अच्छे से हो सके, इसके लिए अगर कुछ समय के लिए आप इजाज़त दें तो ये मास्क जो है हम हटा लें। हम पर्याप्त दूरी मेंटेन कर जी जी, पर्याप्त तरीके से स्क्रीन भी है जी, तो आपत्ति नहीं है इसमें। चिंता तो सभी की बढ़ी हुई है और चिंता जो बढ़ी है वो जायज़ भी है। ये बताने के लिए और इससे ज़्यादा कुछ एविडेंस या प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो स्थिति हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं उसमें हम समझ ही पा रहे हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो चिंता का विषय तो निश्चित है जी, और इससे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अब इस चिंता में से बाहर आना कैसे है जी। तो शायद यही आज हमारी चर्चा जी बिल्कुल बिल्कुल, इस चिंता से बाहर कैसे आए आखिर, ये हमारा। डॉक्टर साहब, ये क्या कारण है इतना तेजी से संक्रमण के इस मतलब साल भर बाद हम देख रहे हैं कि लगभग और उसकी तुलना में जो साल भर पहले स्थिति बनना शुरू हुई थी उसकी तुलना में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, पहली चीज तो यह है कि कोरोना जब पूरा गया नहीं था जी, तब शायद हमने मानना शुरू कर दिया कि ये पूरा चला गया जी, यानी वो हम भारत बड़ा क्रिकेट प्रेमियों का देश है। जी जी जी, हमेशा उसमें एक कहावत उपयोग होती थी कि जब तक आखिरी बॉल ना डाल दी जाए तब तक जीत की खुशी नहीं मनानी या हार का गम नहीं मनाना। जी, वैसा ही है, जब तक गया नहीं हमने शायद जो हमसे अपेक्षित था, एक नागरिक के नाते जो व्यवहार हमसे अपेक्षित था, ये आपने हमने सबने ही इसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती, हमने भी बरती। और दूसरी चीज, बहुत सारी कुछ जो पॉजिटिव न्यूज आने लगी, जैसे उदाहरण के तौर पर केसेस का कम होना, जी, खुलने के बाद भी नंबर बहुत ज्यादा नहीं आना, जी, अस्पतालों में पलंग खाली है ये खबर अखबारों में आई, जी, और फिर ये कि अब वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन मिलना शुरू हो गई है, इस खबर को ही हमने शायद जीत का परिचायक मान लिया जी, और इस कारण मुझे लगता है कि कोरोना के फैलने में गया तो वो था ही नहीं। जी, 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 उसने सिर्फ अपना थोड़ा सा स्वरूप बदला, हम जैसे म्यूटेशन के रूप में सुन रहे हैं, और स्वरूप बदल के अब वो फिर हमारे सामने। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना गया नहीं था और हमने ये मानना शुरू कर दिया कि कोरोना चला गया और हमने अपने आचार विचार और अपना मूवमेंट जो है उसी के मुताबिक शुरू कर दिया था। क्या डॉक्टर साहब आपको ऐसा लगता है, और जो हम सुन रहे हैं कि यह वायरस जो है इस बार जो है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है, इसकी आक्रामकता जरूर कम दिख रही है लेकिन इसका बता रहे हैं कि फैलाव बहुत ज़्यादा है? देखिए, भारत में अब लगभग कल की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी उससे लगभग 800 के आसपास जिनको हम नए वेरिएंट कह रहे हैं, प्रमुख रूप से 3 वेरिएंट्स की चर्चा है, यूके, ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीका। यस, ये 3 वेरिएंट्स के लगभग 800 के आसपास केस हैं जी। मैं कल पंजाब के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि पंजाब में पिछले 7-8 दिन में जो केसेस आए हैं उसमें लगभग 80% यूके वेरिएंट के केस। अच्छा। और यूके वेरिएंट के बारे में ये स्पष्ट है कि इसकी फैलने की तेजी बहुत अधिक होती है। जी। अब इसको सरल है समझना। जी।
वायरस घातक हुआ हो या ना हुआ हो, जी लेकिन अगर वो उतना ही घातक है और तेजी से फैलने लगे तो हर वो व्यक्ति जिसको वो नुकसान पहुंचा सकता है उस तक जल्दी पहुंचेगा। जी। जो डायबिटिक हैं, जो कम ज़्यादा उम्र के हैं, इस तरीके के लोगों तक जल्दी पहुंचेगा और इस कारण इस वायरस के दुष्प्रभाव अब हमको देखने में समझ में आ रहा है। इंदौर में डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैलाव हो रहा है। जो कल का आंकड़ा आया उसने तो हम सबकी नींद उड़ा दी है। 612 मतलब ये रिकॉर्ड टूटा है एक तरीके से देखा जाए तो। क्या कारण इंदौर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है? तो दो चीज़ें, एक कारण मैं जानना चाह रहा हूँ, दूसरा है कि क्या सतर्कता इस दौर में बहुत ज़रूरी हो गई है? देखिए, नंबर मेरे ख्याल से इंदौर हमने 16 तक टच कर लिया था जी जी, और फिर वो वापस एक तरीके से गिनती शुरू हुई और आप ठीक बोल रहे हैं कि कल का जो आंकड़ा है 612 वो निश्चित रूप से डराने वाला है। कारण क्या है? तो कारण सड़कों पर हमको दिखता है, कारण तो वही है। अच्छा, जो 80% 90% जिनमें सिम्टम नहीं आने हैं जी, उसके अलावा और 17-18% जो ठीक हो जाते हैं, तो एक ये भी चर्चा चल पड़ी कि भाई कुछ नहीं होता, सर्दी बुखार जैसा होता है, जी हो जाते हैं। जी, लोग प्रतिशत में मौत के आंकड़े की बात भी करने लगे। मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि जिसका व्यक्ति चला जाता है उसको आप मौत प्रतिशत में गिनाकर बताइए तो फिर वो स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। तो इंदौर में तेजी से फैलने का कारण कहीं ना कहीं तो ये व्यवहारगत समस्याएं भी थी। शहर अब पूरा खुला हुआ है, बाजार अब पूरे खुले हैं, खुलना ही चाहिए। इसको लंबे समय असीमित अवधि तक तो बंद कर नहीं रखा जा सकता। लेकिन इस दौरान जो बिल्कुल बेसिक चीज थी, हम जिसको कह रहे थे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यस, या कोविड संबद्ध व्यवहार जो था, उसमें देखा जाए तो 2-3 चीजें ही मुख्य थी। और शायद जो सबसे मुख्य हथियार था, मैं पहले दिन से बार बार यह कहता था कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो सामाजिक दूरी बनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो भारत में कितनी संभव है? वो आड़ा बाजार और जेल रोड में बिल्कुल सही बात है। और या 56 दुकान या रात को सराफा में देख लें। जी जी, लेकिन मास्क हम लगा सकते हैं, बिल्कुल। परंतु आप, मुझे लगता है अरविंद जी, आपने भी और शायद शहर के हर जो भी थोड़ा सा शहर का हित सोचने वाला व्यक्ति है, उसने ये ऑब्जर्व करा होगा कि धीरे धीरे करके हफ्ते दर हफ्ते मास्क लगाने का प्रतिशत जो है वो कम होता गया, ये मानते हुए कि वो चला गया है। अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी वायरस है, फैलना इसे इसी तरीके के कॉन्टेक्ट से है और नतीजा आज हम सबके सामने। डॉक्टर साहब, एक आम नागरिक की बड़ी जिज्ञासा है कि अब चलिए जो जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, रोज़ संख्या बढ़ रही है, प्रशासन ने एहतियातन उपाय भी शुरू कर दिए हैं, SMS पर फिर जोर है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बंद किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, लेकिन बंद से हमने लोगों को निजात दिलाई तो लोग छोटी सी जो सावधानी थी उसको भी बरतना भूल गए। खैर, एक आम आदमी, एक चिकित्सा विशेषज्ञ के नाते, राज्य स्तर की कोविड सलाहकार समिति के सदस्य के नाते, एक आम आदमी के लिए इस दौर में अब क्या सतर्कता बरतना जरूरी है? एक आम आदमी के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, इसकी 3 प्रमुख बातें हैं और मैं उन तीनों को कम से ज़्यादा की प्रमुखता में दोहरा रहा हूँ। इसलिए कुछ बातें दोहराई जा चुकी हैं और कुछ बातें जिसको कि आज कहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो हम बार बार जो डिस्टेंसिंग की चर्चा करते थे, मैं फिर दोहराऊंगा, डिस्टेंसिंग शायद फिजिकली संभव नहीं हो बाजारों में, लेकिन हम ये संयम तो बरत ही सकते हैं कि कितना बाहर जाना और कितना नहीं जाना, कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वह ज़रूरी है कि नहीं है। स्पेशली जो एट रिस्क इंडिविजुअल हैं, जिनमें कि खतरा ज़्यादा है, जिनको कि कोविड से नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है, उनके लिए तो ये बात और लागू होती है कि वो कितना जा रहे हैं और कैसा जा रहे हैं, इस पर ध्यान रखें, नंबर 1 जी। नंबर 2, मास्क हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इसको मैं इससे कम शब्दों में नहीं कह सकता। मास्क का उपयोग 100% समय पर, 100% समय, 100 जब भी हम पब्लिक प्लेस में हैं जी, एक बायो बबल की चर्चा होती है, जी बिल्कुल होती है, कुछ लोग जिनके बीच में हम फ्री हो जाते हैं जी। उसके अलावा और शायद उसके अंदर भी अगर जरूरत पड़े तो मास्क का उपयोग 100% जितना हो सकता है उतना हो। और अभी वैक्सीन के रूप में एक हथियार हमारे सामने है। समस्या यह है कि ये देखने में आ रहा है कि जो लोग अब पात्रता रख भी रहे हैं, पहले तो लोग कहते थे कि हमको लगाने नहीं दे रही सरकार वैक्सीन, अब जब पात्रता कर दी गई है तब भी वैक्सीन के प्रति उदासीनता है, कहीं ना कहीं डर और संदेह भी है। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि वैक्सीन से कंप्लाई करें, वैक्सीन लगवाएं। इस वैक्सीन के लिए जरूरी है कि बहुत कम समय में और जल्दी जल्दी लोगों को लगाई जाए, अन्यथा इसका इफेक्ट बहुत लंबे समय लास्ट नहीं करेगा। तो वैक्सीन से कंप्लाई करें, अपनी बारी आए जरूर रजिस्टर करें और जरूर वैक्सीन लगवाएं, ये बिल्कुल हाथ जोड़ कर। डॉक्टर साहब, वायरस अपना म्यूटेंट बदल रहा है,
तो ऐसे में और क्या अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है? देखिए, म्यूटेशन होना या वायरस का स्वरूप बदलना ये कोई अनोखी घटना नहीं। जी हमारा जो सर्दी का वायरस है वो हर साल स्वरूप बदलता है, जी। फ्लू का वायरस हर साल स्वरूप बदलता है। कोरोना वायरस के ये जो 2-3 म्यूटेशन की चर्चा हो गई है, यही 2-3 हुए हैं ऐसा नहीं है। जी लगभग विश्व भर में कई हजारों की संख्या में म्यूटेशन पाए जी जाते हैं। जी म्यूटेशन बदलना वायरस का स्वभाव है और ये वो करता रहेगा। जी। इसमें से कुछ म्यूटेशन कोई काम के नहीं होंगे, कुछ म्यूटेशन वायरस को कमजोर कर देंगे, कुछ म्यूटेशन उसकी ताकत बढ़ा देंगे, जैसा कि अभी हुआ है। हर्ष का विषय यह है कि जो वैक्सीन आज हमारे सामने उपलब्ध है जी। वो इन म्यूटेंट वायरस पर भी इफेक्टिव है। ओके। वो इन पर भी एक्ट कर रही है। इसका मतलब सरल सा यह है कि हमने अगर जल्दी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी करी, सरकारों ने लगाया और लोगों ने लगवाया, तो हम शायद वायरस को पॉपुलेशन से इजेक्ट करने में सफल हो जाएंगे या बाहर निकालने में, और फिर वो म्यूटेशन होने नहीं होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमने साल भर पहले का दौर भी देखा और जब कोरोना संक्रमण इंदौर में चरम पे माना जा रहा था तब आपकी भूमिका को भी देखा। और चूंकि आप राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य थे, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में भी आपकी भागीदारी रहती थी, तो उन तमाम अनुभवों के आधार पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस दौर में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो सरकारी इंतजाम है वो क्या पर्याप्त हैं? देखिए, सरकार के इंतजाम जो है हमको उसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ेगा कि अब ये शायद सबको समझ में आ गया है कि ये हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने की लड़ाई नहीं। जी। अब अगर लंबे समय की लड़ाई होगी तो सरकारों की ये मजबूरी है कि उनको बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष भी एक उसका एस्पेक्ट होगा, जो पिछड़ा, दबा कुचला या वंचित तबका जो है उसके बारे में भी विचार करना होगा। जो दिहाड़ी मजदूरी से कमा खा रहे हैं उसकी भी चिंता करनी होगी। कड़ाई के जितने कदम सरकार जब भी उठाने के लिए मजबूर होती है तो हम ये मानकर चलें कि समाज अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। जी जी। अगर हम और आप हाँ, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते होते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। हाँ। और सरकारों को लॉकडाउन को जितना टाल सके, जब तक टाल सके, उसके लिए प्रयत्न करना ही होगा। कुछ कड़ाइयाँ प्रारंभ हुई हैं, जो मास गैदरिंग्स हैं जैसे विवाह वगैरह, उसको रोकने के लिए कुछ आदेश जारी हुए हैं जो कि बिल्कुल स्वागत योग्य है। इस समय जितना पढ़ने में आया ये शायद ध्यान रखा जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहें, ये भी आवश्यक है जी, आज के समय जी जी जी। और इन सब के बीच में हम अगर चाहते हैं कि सरकारें और कड़ाई करने के लिए मजबूर ना हो तो हमको फिर अपना वो कोविड संबद्ध बिहेवियर जो है उस मतलब हमको कोविड संबद्ध बिहेवियर का आपने जो सबसे आसान उपाय बताया SMS, उसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम आगे जो है कड़े प्रतिबंध हम पर और न लगे उससे हम बच पाएंगे। आज SMS की चर्चा साल भर से हो रही है अरविंद जी, तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से इस SMS में एक V और जोड़ लीजिए जी। ये जो वैक्सीन की महत्ता है ये इस समय बहुत ज्यादा है। जी जी। तो इस SMS के साथ हमने जो पात्र सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वैक्सीन, SMSV, ये डॉक्टर निशांत खरे का कहना है कि SMS में V और जोड़ लिए यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और कड़े प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने भी कहा कि ये बदलता रहेगा, स्वरूप बदलता रहेगा, अलग अलग स्वरूप में UK स्ट्रेन है, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, अफ्रीकन स्ट्रेन है, तो हमारा जो दवाइयों का जो प्रोटोकॉल है वो क्या मतलब उसके मुताबिक हम इसमें चेंजेस कर पा रहे हैं समय समय पे ये, क्योंकि ये भी बड़ी एक कठिन प्रक्रिया रहती है, तो इसको क्या हम कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है? फिर कई बार बहुत चीज़ों पे ऐसा कहना पड़ता है कि नज़र ना लगे कहते समय। जी जी जी। लेकिन अभी के समय यह है कि जो दवाइयाँ कोविड पर अभी तक इफेक्टिव थी जी, कुछ ने उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करे और डेटा धीरे धीरे जो विश्व की साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इकट्ठा कर भी रही है, लेकिन जो दवाइयाँ कोविड पर अभी तक इफेक्टिव थी वही इन स्ट्रेन्स पर भी इफेक्टिव है। मतलब इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं कि जो स्ट्रेन आ रहा है उसका इलाज हमारे पास उपलब्ध है कहीं ना कहीं। लेकिन एक आशंका भी है जी, म्यूटेशन कहीं ऐसा ना हो जाए जिसको हम बोलते हैं एक इम्यूनिटी एस्केप फिनोमेना होता है। इम्यूनिटी मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता, एस्केप मतलब भागना। तो कई बार कोई म्यूटेशन ऐसा होता है जिससे कि इम्यूनिटी एस्केप हो जाता है या प्रतिरोधक क्षमता की मार से वो बाहर चला जाता है, तो ये आशा रखनी होगी कि ऐसा कोई नया म्यूटेशन सामने ना आए। डॉक्टर खरे, एक चीज़ और चौंकाने वाली सामने आ रही है इस दौर में कि बस्तियों से कम पेशेंट सामने आ रहे हैं और पाश कॉलोनियों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता दिख रहा है, वहाँ से काफ़ी संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बस्तियों के लोगों में जहाँ पहले बड़ी तेजी से संक्रमण फैला था हर्ड इम्यूनिटी हो गई है? क्या स्थिति है, ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए, संभावना हर्ड इम्यूनिटी की भी है जी और मैं हर्ड इम्यूनिटी से ऊपर जाकर कई बार एक ये भी बात करता हूँ कि भारत की जो जनसंख्या है उसकी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है आगे चल के कुछ स्टडीज करें तो साबित होगा, एक नैसर्गिक इम्यूनिटी ने भी रोल प्ले करा है। जी हमारा देखा जाए तो कोरोना क्या था, तो बेसिकली प्रकृति से द्वंद है जी 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 हम फिर भी काफी नजदीक हैं प्रकृति के। आप आंकड़े निकाल कर देखिएगा जी तो बड़े शहरों में जितना हुआ उतना छोटे शहरों में नहीं हुआ, जी, जितना छोटे शहरों में हुआ उतना गाँव में नहीं गांव में नहीं हुआ, और जितना गांव में हुआ उतना ट्राइबल एरिया या वनवासी क्षेत्रों में इसका कोई वजूद ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल इम्यूनिटी ने भी काम करा है, लेकिन अभी कुछ समय से जो ट्रेंड निकल कर आ रहा है वो थोड़ा चिंताजनक है। महाराष्ट्र में, अमरावती में, बीड़ में जी हम पिछले कुछ दिन से सुन रहे होंगे कि धारावी में अब वापस आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ जी है। जी धारावी अब वापस 100 के आसपास टच करने लगा है, कल शायद 100 को भी क्रॉस करा है उसने। मध्य प्रदेश में भी और कुछ जगह पर कुछ गांवों को भी बंद करना जी बंद करना पड़ा। बुरहानपुर जिले में एक गांव को लॉकडाउन करना पड़ा है। बुरहानपुर जिले के गांव को लॉकडाउन करना पड़ा है। तो अभी केस कम आ रहे हैं, इस चीज से हम थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी खुशी मनाना भी ठीक नहीं है। रात में जल्दी बाजार बंद होने लगे हैं। प्रशासन ने पहले 10 बजे से बाजार बंद करने का निर्णय लिया था, अब 9 बजे बाजार बंद करने का निर्णय ले लिया, जो आज से अमल में रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, दिन के वक्त में हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, जो चिंता का विषय है, और वो भीड़ SMS का जो है उस प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर पा रही। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए प्रशासन को, आप क्या मानते हैं? देखिए, पहला कदम तो जागरूकता ही है जी, और मुझे लगता है अकेला प्रशासन पर इस चीज का काम छोड़ना भी नहीं, प्रशासन ने एक अच्छी पहल इंदौर में की कि इस दौर में उन्होंने इंदौर के सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और अलग अलग जो एसोसिएशन हैं उनको भी जोड़ा है और उनसे भी कहा कि ये केवल हमारा ही दायित्व नहीं है, इस शहर के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका भी दायित्व है, आप भी पहल कीजिए। तो इंदौर की सड़कों पर इन दिनों हमको SMS प्रोटोकॉल फॉलो, इसका आह्वान करते हुए अनेक लोग ऐसे कॉमन मैन भी ऐसे दिख रहे हैं जो अपना काम छोड़ के निकल रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साहब, यदि ये बाजारों में भीड़ कम नहीं होती है सारा, तो क्या आखिर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये सारा जो खेल है, चूहे बिल्ली के जो दौड़ है, ये खेल है हमारी उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं जी और केस लोड के बीच में। जी बहुत सरल है समझना। हमारे पास अमुक मात्रा में बेड है जी, इतने वेंटिलेटर हैं, इतने बाईपैप हैं। जब तक हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को केस लोड से आगे रख पाएंगे या मरीजों की संख्या से आगे रख पाएंगे, जी जी, तब तक हमारे पास कुशन है कि हम चीजों को झेल सकते। बिल्कुल ठीक है। एक बार जब हमारे आपको याद होगा कि अप्रैल के समय जब स्वास्थ्य सुविधाएं भी इतनी सुदृढ़ नहीं थी जी, तो सड़कों पर मौतें हो रही थी, अस्पतालों के कॉरिडोर में बिल्कुल मौतें हो रही बिल्कुल थी। तो जब हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अगर पिछड़ने लगी जी, तो फिर शायद कुछ और निर्णयों के लिए सरकारों को बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं वही दोहराऊंगा कि इंदौर के जागरूक नागरिक के नाते हम शायद इन चीज़ों को रोक सकते हैं, अभी भी रोक सकते हैं। रात के समय बाजार बंद है, सुबह के समय नहीं है। मुझे लगता है कुछ काम तो संदेश देने का भी रहता है, जी जी जी, कुछ ना कुछ आवश्यक है। बिल्कुल। दूसरे, एक समय के बाद जो भी काम चल रहा होता है वो मनोरंजन या रिक्रिएशनल जी एक्टिविटीज जी 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 जी, जो आवश्यक एक्टिविटीज हैं वो दिन के समय खत्म हो जाती हैं। पहले चरण में तो आप अनावश्यक चीजों को ही रोकेंगे, लेकिन आशा रखें, हम प्रार्थना करें कि सरकार को इसके लिए बाध्य ना होना पड़े कि आवश्यक चीजों को भी रोकें। डॉक्टर साहब, इस दौर में अभी आप क्राइसिस मैनेजमेंट समिति में आपकी भागीदारी नहीं है, लेकिन जिस दौर में आपकी भागीदारी थी, हमने देखा कि आपने इंदौर के हित में, चूंकि आप एक बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हैं, तो आपने इंदौर के लोगों के हित में कई निर्णय करवाए। जो पब्लिक से फीडबैक आपको मिलता था उसको आपने कमेटी के सामने रखा और कमेटी के माध्यम से निर्णय कराया। क्या अभी ऐसा नहीं लग रहा कि क्राइसिस जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है, और मतलब वो जो निर्णय समय के मुताबिक होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वो स्थिति सामने नहीं आ पा रही है जिसकी जनता को अपेक्षा रहती है, जो शहर की स्थिति के मुताबिक होना चाहिए? देखिए, जब जब जैसा जैसा आवश्यक हो रहा है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बैठ ही रही है। जी, राज्य सरकार भी बहुत समय निर्णय लेने में कुछ निर्णय लेती है और कुछ निर्णयों के लिए कह देती है कि जो बचे हुए निर्णय हैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जिला स्तर पे ले लिए जाए। जब होता है तो अपना रिस्पांस जितना दिया जाना चाहिए उतना दे भी रहे। एक चिकित्सकों की टीम जो उस समय से जिला प्रशासन के साथ में जुड़ी थी, वो चिकित्सकों की टीम भी लगातार सतत, मुझे लगता है कि सलाह की भूमिका में अभी भी बनी ही हुई है। ये समय तो ऐसा है कि हमने
कमियां ढूंढने की बजाय और अच्छाइयां भी ढूंढने की बजाय अभी तो सबने कंधे से कंधा मिलाकर साथ काम करने की जरूरत है और अभी यही आवश्यक है। नहीं, मेरा आशय डॉक्टर साहब ये था कि कल के एक निर्णय पे हम बात करते हैं कि कल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने जो इंदौर की स्थिति है उसके मद्देनज़र निर्णय लिया है कि होली और शब बारात, ये होलिका दहन नहीं होगा और शब बारात पे बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद ही विरोध के स्वर सामने आने लगे और आज तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस निर्णय से असहमति जताई है। तो आखिर मतलब शहर का हित पहले या तीज त्यौहार पहले, क्या आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है इस पे किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति इस प्रश्न पे नहीं हो सकती। हमेशा समाज हित ही पहले होगा जी। कोई भी चीज से पहले समाज हित को ही रखना होगा। लेकिन बहुत सारे चीजों में समाज का से संवाद और समाज की सहमति बनाने के लिए प्रयत्न, ये सारी चीजें भी अगर आवश्यक है तो करना चाहिए। हम त्योहार उत्सवों का देश है और उत्सवों का शहर है। हम इन सब के बीच में कोई मध्य मार्ग ढूंढ सकते हैं क्या? तो ये मध्य मार्ग ढूंढने के लिए सभी प्रकार के लोग जिनको हम स्टेक होल्डर्स कहेंगे, उन सारे स्टेक होल्डर्स ने अगर आपस में बात करना है, पुनर्विचार करना है तो करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। पहले भी और आगे भी ये होता ही रहेगा कि देखिए, वो लिंकन कहा करते थे कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज ऑल द पीपल। यस। तो हर किसी को हर समय खुश करना तो संभव नहीं होता। कुछ खुश होंगे, कुछ नहीं खुश होंगे। लेकिन ले देकर बात यह है कि एक जो पॉपुलर ओपिनियन है, उस पॉपुलर ओपिनियन को समझते हुए जैसा आवश्यक लगे वैसा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक शहर के लोगों की भी बड़ी जिज्ञासा है और एज ए जर्नलिस्ट मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए जो शुरुआती दौर में हमने जो उपाय किए थे उनको फिर अपनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी? देखिए, बहुत कुछ बदल गया अर्जुन जी। शुरुआती दौर के समय जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में सबसे बड़ी कमजोरी हमारी अनिभिज्ञता थी जी। हमको पता ही नहीं था ये वायरस है क्या, हमको ये जानते ही नहीं थे कि ये करेगा क्या। विश्व से कुछ रिपोर्ट आनी शुरू हुई थी और उस आधार पर निर्णय लेने की जरूरत थी। अब आप जब पीछे जाकर सोचेंगे, मैं भी जब पीछे जाकर सोचूं तो ऐसा लगता है कि कई बार बहुत सारी चीजें शायद ओवर रिएक्शन भी हुआ, आवश्यकता से अधिक रिएक्शन भी हुआ। कुछ चीजें बेहतर भी की जा सकती थी और ये सोचने की प्रक्रिया हर समझदार व्यक्ति में चलनी चाहिए, तभी अगली चीज वो बेहतर जी। उस समय की स्थिति और अब की स्थिति में अगर मैं कहूं कि सिंगल पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, एक सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो अब मेडिकल साइंस ये जानता है कि इससे लड़ना कैसे है। अब वो डॉक्टर और नर्स घर में छुपकर बैठे नहीं है जहां पर प्रशासन को चेतावनी पत्र जारी करना पड़ा था और कहा, कलेक्टर को कहना पड़ा था कि यदि आप ड्यूटी पे नहीं आए तो मुझे आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना पड़ेगी। तो ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है अभी इस समय की स्थिति पिछले साल की स्थिति से इस मायने में डिफरेंट है, या इस मायने में इसमें अंतर है कि अब हम थोड़ा इससे लड़ना जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सिंगल रूल हो सकता है। दिन की प्रतिदिन की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार हमको जैसा उपयुक्त लगे, जैसा जरूरी लगे, और फिर वही बात है कि समाज और शहर हित में जो आवश्यक लगे वो आवश्यक कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल था, 109 सैंपल कुछ दिनों पहले गए थे, उसमें यूके स्ट्रेन 6 लोगों में पाया गया था। करीब 450 सैंपल अभी भी जिनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या ये यूके स्ट्रेन, ये जो सैंपल्स गए हैं ये कुछ अलग स्थिति की ओर शहर को ले जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए, जो भी देश भर के वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी जितना सीरो सैंपलिंग ये कर रहे हैं जी, सारा जो संक्रमण बढ़ रहा है वो नए स्ट्रेन के कारण ही है, ऐसा नहीं जी। नया स्ट्रेन उसमें कुछ ना कुछ भूमिका जरूर निभा रहा है जी, पर पूरा का पूरा संक्रमण उस नए स्ट्रेन के कारण ही है, ऐसा कतई नहीं है अभी के समय में। लेकिन अगर वो यूके स्ट्रेन जिसका कि कम से कम आप अगर यूरोप की रिपोर्ट देखेंगे, मैं कल देख रहा था हंगरी की जो स्थिति जी, जी। हंगरी नया इटली हो गया जी। इटली की जो स्थिति थी वो हंगरी की हो गई है। वहां पर यूके बहुत बुरी स्थिति से अभी लंदन, मतलब पूरा ब्रिटेन बाहर आया और अभी भी पूरी तरीके से बाहर उससे नहीं आ पा रहा है। तो इस स्ट्रेन में फैलने की क्षमता ज्यादा है, ये अब लगभग सभी लोग मान रहे हैं। हमारे यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है
उस घनत्व के कारण, उस पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण इसका एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट या गुणात्मक इफेक्ट हो सकता है, ये हमको ध्यान रखना होगा। जो सैंपल हैं उनके रिपोर्ट तो आएंगे ही सही, लेकिन वो यूके स्ट्रेन हो या ना हो, वो SMS और अब उसमें अपने द्वारा जोड़ा गया वो V, ये हमने बिल्कुल निश्चिंता से इसका पालन किया। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल फिर शहर के आम नागरिक की चिंता से जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा कि SMS और SMS में आपने V भी जोड़ दिया। अभी भी इस शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके लिए अस्पताल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, खासकर आर्थिक कारणों से। आपने बहुत अध्ययन किया है, आप अलग अलग स्तर पर इससे जुड़े रहे। SMS V के अलावा यदि कोई व्यक्ति कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखने की स्थिति में अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए आपका क्या संदेश है? उसके लिए आप क्या एक सामान्य जो है सतर्कता, वो इन चारों के अलावा और क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि, और मुझे लगता है कुछ तो उसमें सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। जी। अब लोग, आपको याद होगा उस समय टेस्ट कराने से भी डरते थे। जी जी। एक हुआ था कि हमारे घर पे टेस्टिंग की टीम आ गई तो ना जाने पास पड़ोसी क्या सोच जी, लेंगे। जी। अब इतना है कि उसमें कुछ सोचने का विषय बचा नहीं है। आज भी बात उतनी ही सत्य है कि आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट तक पहुंचेंगे, जी। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट सीख करेंगे या मांगेंगे, जी। आपको नुकसान होने की संभावना उतनी कम होगी। जी। हमको अगर कुछ शुरुआती लक्षण समझ में आने लगते हैं, हो सकता है हम गलत हों, हम बहुत सरल चीज को कोरोना मान रहे हो, लेकिन अगर शुरुआती लक्षण समझ में आने लगते हैं तो उन शुरुआती लक्षणों पर आप अपने कम से कम नजदीक के चिकित्सक, रेगुलर डॉक्टर जिससे कि आप रोज संपर्क करें, उससे जरूर संपर्क करें, और जैसा चिकित्सा कर्मी या चिकित्सक आपको गाइड कर रहा है उसका पालन करें। इतना करने से ही काफी सुरक्षा है। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, इस पे संवाद को हम समाप्त करते हैं। अस्पतालों में ज़्यादा पैसा वसूलने और टेस्टिंग सेंटर्स पे टेस्ट का शुल्क ज़्यादा होने की बात फिर सामने आ रही है। आपका क्या मत है इस बारे में? क्या आप मानते हैं कि टेस्टिंग का जो शुल्क है वो और कम किया जाना चाहिए? देखिए, टेस्टिंग का शुल्क डायनेमिक रहा है, डायनेमिक रहेगा। जी। कई चीज़ों के कारण वो शुल्क शुरू में बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे कर घटकर वो 800-900 रुपए के आसपास लगभग आ गया था। जो टेस्टिंग का शुल्क है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है इसमें, पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि न्यूनतम प्रॉफिट में जो टेस्टिंग का शुल्क होना चाहिए, सबने सहमति कर सारी लैब्स को बिठाकर उस शुल्क पर लाकर उसको तय कर दिया होगा, और अगर नहीं करा है तो करा जाना चाहिए। इसी तरह अस्पताल वालों को भी हमने ये समझते हुए कि उनने आखिरकार एक सिस्टम चलाना है, आखिरकार एक सैलरी सिस्टम भी उनका चलना है, उन पर भी परिवार आश्रित है। कोरोना के कारण कई चीज़ों का कॉस्ट पर प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन ये जो कॉस्ट का प्रभाव जितना एक जेन्युइन या जितना हमको लगता है कि जेन्युइन चेंज है जो आना चाहिए, उतने के अलावा ओवर चार्जिंग नहीं हो, इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ओवर चार्जिंग होती हो तो मेरे ख्याल से लोग अगर प्रशासन को रिपोर्ट करेंगे तो प्रशासन उस पर उचित प्रकार का निर्णय लेकर उचित प्रकार की कार्रवाई भी करेगा, तो ये होगा ही सही। अपवाद स्वरूप कहीं कुछ एकाध अगर गड़बड़ हो रही हो तो वो तो निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य है, और ऐसे समय में तो ये करना पाप के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये थे डॉक्टर निशांत खरे, जो कि कोविड की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य हैं, जिन्होंने इंदौर में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति में रहते हुए इस शहर के लोगों को कैसे इस संक्रमण से सुरक्षित रह सके उस दिशा में भरसक प्रयास किए थे। डॉक्टर साहब का आज भी कहना है कि यदि हमें सुरक्षित रहना है तो इसका जो सबसे आसान प्रोटोकॉल है SMS, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने आज जोड़ा V यानी वैक्सीनेशन, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। डॉक्टर साहब ने शहर के लोगों से अपील की है कि इस कठिन दौर में आप उन तमाम एहतियातन उपायों को भी माने जो प्रशासन आपको सुझा रहा है। डीजियाना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। जल्दी ही किसी नए विषय पर किसी नए अतिथि के साथ हम फिर आपके बीच होंगे।